से थोड़ा सा भी छू लिया तो हजारों जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी। बाकी लोग तो इसे देखकर ही दूर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी मेरी आंखें चमक उठी और फिर सबके हैरान चेहरों के सामने मैंने एक ही घूंट में उस ताड़ीग्रेड को निगल लिया। आसपास के लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं पागल हूँ। उन्हें डर था कि इसे खाने के बाद मैं 3 डेज भी जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं बस एक ठंडी मुस्कान के साथ चुप रहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला था। उसके बाद अनगिनत मॉन्स्टर पूरे ब्लू स्टार पर हमला कर देंगे। आम इंसानों के पास इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे वो तुरंत ताकतवर बन जाएंगे। शरीर में जितनी ज्यादा और गंभीर बीमारियां होंगी, अवेकनिंग के बाद ताकत उतनी ही खतरनाक होगी। जैसे कुछ लोगों को पिंक आई की बीमारी थी, अवेकनिंग के बाद उनकी आंखों से डिस्ट्रक्टिव लेजर निकलने लगे। वो सीधे होमलैंडर की तरह बन गए, जो किसी के सामने नहीं झुकते। लियू शी ग्रुप की लियू रुआन पहले से ही एक बेहद रेयर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित थी। उसके पिता लियू काइलोंग ने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन उसका इलाज नहीं मिला। लेकिन किसे पता था कि ये बीमारी उसके लिए एक वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन शुरू हुआ, लियू रुआन ने लेजेंडरी सेंट ऑफ डिजास्टर के रूप में अवेकनिंग की। उसकी कल्टीवेशन स्पीड आम अवेकन लोगों से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तेज थी, और मैं आगे चलकर यान डेमन एम्परर बना, जिसका गुस्सा सब पर भारी पड़ता था। अपनी पिछली जिंदगी में खराब सेहत की वजह से मैं समाज के सबसे निचले हिस्से में, और आखिर में मुझे लियू शी ग्रुप ने पकड़ लिया। मुझे एक माइन में काम पर लगा दिया गया, जहाँ काम करते करते मेरी मौत हो गई। लेकिन किस्मत से भगवान ने मुझे रीबर्थ का एक और मौका दिया। मैंने अपने फोन में कैलेंडर देखा। बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने में अभी 1 मंथ बचा था। अब मेरे पास खुद को तैयार करने और अलग अलग वायरस कलेक्ट करने का पूरा टाइम था। लियू रुआन, तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने पिछली जिंदगी में मुझसे जानवरों की तरह काम कराया था। इस लाइफ में पासा पलटने वाला है, लेकिन वायरस कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं था। मुझे सबसे पहले कुछ कैश का इंतजाम करना था। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया और अपने उस घर को गिरवी रख दिया, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। लोन कंपनी से मुझे 800,000 कैश मिल गया। आखिरकार वो रेयर वायरस सस्ते तो नहीं मिलने वाले थे। तभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो अमीर आदमी याद आया, जिसने तार्डिग्रेड बॉडी को अवेकन किया था। उसने एक ऑक्शन से वायरस वाला तार्डिग्रेड खरीदा था। वो ऑक्शन हाउस ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत एक टैक्सी ली और वहां पहुंच गया। लेकिन फ्रंट डेस्क पर मुझे रोक दिया गया। वहां एंट्री के लिए कम से कम 1 मिलियन की जरूरत थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक कोने में छुपा और ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का लोन ले लिया। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन आखिरकार मैं ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच गया। और उस अमीर आदमी ने, जिसने तार्डिग्रेड खरीदा था, मेरे साथ कई राउंड तक बोली लगाई। आखिर में मैंने 1 मिलियन देकर वो डील पक्की कर ली। जब वो तार्डिग्रेड मेरे हाथ में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि पिछली जिंदगी में मैंने तार्डिग्रेड बॉडी के स्पिरिचुअल सोर्स को अवेकन किया था। इस तथाकथित अमर शरीर के पास न केवल बहुत ज्यादा डिफेंस पावर होती है, बल्कि चोट लगने पर ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है। ये दोनों खूबियां किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन सिर्फ एक तार्डिग्रेड बॉडी काफी नहीं थी, मुझे और भी वायरस चाहिए थे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी। वो मेरी गर्लफ्रेंड किन सिसी का कॉल था। उसका नाम देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। पिछली जिंदगी में किन सिसी को कैंसर हुआ था। मैंने अपना सारा पैसा और ताकत उसकी देखभाल में लगा दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूटेशन के बाद कैंसर की वजह से उसकी ताकत आसमान छूने लगेगी। उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और बाद में वही मुझे लियू शी ग्रुप की माइंड में छोड़कर आई थी, जहां काम करते करते मेरी जान चली गई। लेकिन इस बार म्यूटेशन इवेंट शुरू होने के बाद मैं अपना एक एक हिसाब बराबर करूंगा। फोन काटने के बाद मैं जैसे ही ऑक्शन हाउस से बाहर निकलने वाला था, तभी एक मिडिल एज्ड आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने अपना नाम चांगशो बताया, जो तार्डिग्रेड का सेलर था। उसने मुझसे पूछा कि मैंने इस तार्डिग्रेड के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए। ये सुनकर मुझे थोड़ा मिल गया। बस इस वायरस की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। चांग शो ने जब देखा कि मैं चुप हूँ तो उसे लगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है। उसने तुरंत कहा 300,000 भी हो सकता है। मुझे समझ आ गया कि ये उसकी आखिरी लिमिट थी। मैंने पूछा, तुम्हारे बेस पर कितने तरह के वायरस हैं? उसने बताया, लगभग 100 के करीब। मैंने कहा, मुझे हर एक की एक कॉपी चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? उसने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इसके तरीके हैं, बस तुम्हें आधा डिपॉजिट पहले देना हो। मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैंने उसे वीचेट पर ऐड कर लिया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी टेंशन फिर बढ़ गई। इतने सारे वायरस के लिए मुझे कम से कम 30 मिलियन की जरूरत थी। सिर्फ लोन लेकर इतना बड़ा अमाउंट जुटाना नामुमकिन था। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। पिछली जिंदगी में जब मैं माइन में था, मैंने सुना था कि लियू शी ग्रुप पागलों की तरह तियान शान स्नो लोटस कलेक्ट करके उन्हें नष्ट कर रहा था। क्या तियान शान स्नो लोटस से लियू रुयान को कोई खतरा था, या फिर म्यूटेशन से पहले तियान शान स्नो लोटस लियू रुयान की जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकता? अगर ये खबर सच थी तो मेरे 30 मिलियन का जुगाड़ हो चुका था। अगर मैं ये खबर लियू शी ग्रुप को बेच दूं तो पैसों
पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लियू रुयान, पिछली जिंदगी में तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने मुझे मार डाला था, लेकिन अगर इस बार मैंने तुम्हें सच में ठीक कर दिया तो तुम्हारी वो सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम इसके लिए भी मुझे थैंक्स कहोगी? अगले दिन मैं लियू काइलोंग के ऑफिस पहुंचा। मैंने व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा और वो कमजोर शरीर पिछली जिंदगी की भयानक रुयान मोदी से बिल्कुल अलग था। पिछली जिंदगी में डोंगहाई सिटी के ऊपर आसमान से अचानक एक गोल चीज गिरी थी। उसे हासिल करने के लिए कई ताकतवर लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन आखिरकार लियू रुआन ने अपनी होली बॉडी ऑफ डिजास्टर के दम पर उन सभी योद्धाओं के बीच एक खूनी जंग लड़ी और उस ट्रेजर को अपने कब्जे में ले लिया। उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद उसने डोंगहाई सिटी के हर एक जिंदा इंसान को बेरहमी से मार डाला। उसने सबको खत्म कर दिया। यही वजह थी कि उसे मोदी का टाइटल मिला। लेकिन अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं तो ये दुनिया के भले के लिए ही होगा। इस वक्त लियू काइलोंग मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने पहले ही मेरी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, बिना किसी बैकग्राउंड वाला एक आम इंसान। अगर ये रुयान की बीमारी के शुरुआती दिन होते तो वो मुझे कभी उसके पास भी न भटकने देता, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मुझे एक मौका दे। उसने पूछा, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? मैंने कहा, मिस्टर लियू, अगर मेरा तरीका काम कर गया तो आपको मुझे वो 100 मिलियन का इनाम देना होगा। उसने जवाब दिया, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे लेने के लायक भी हो या नहीं। मैंने कहा, आपकी बेटी की बीमारी का इलाज तियान शान स्नो लोटस से हो सकता है। उसने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? तियान शान स्नो लोटस की बात सुनकर हालांकि लियो काइलोंग थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी उसने अपने सेक्रेटरी से इसे तुरंत तैयार करने को कहा। जब तक दवा उबल रही थी मैं सामने बैठी रुआन को ध्यान से देख रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछली जिंदगी की वो खूंखार रुयान अवेकनिंग से पहले इतनी शांत और मासूम दिखती थी। लियू काइलोंग को मेरा इस तरह उसकी बेटी को देखना पसंद नहीं आ रहा। उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस तियान शान स्नो लोटस ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी वक्त सेक्रेटरी तियान शान स्नो लोटस लेकर कमरे में आया। जैसे ही लियू रुयान ने वो दवा पी, उसका वो दाहिना हाथ जो काफी समय से पूरी तरह बेजान था अचानक थोड़ा सा हिलने लगा। ये देखकर लियू काइलोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो चमत्कार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में काम कर जाएगा। मिस्टर लियू, चूंकि मेरा ट्रीटमेंट मेथड असरदार रहा है तो मिस्टर लियू काइलोंग, क्या मैं वो 100 मिलियन युआन ले सकता हूँ? मैं यह जरूर करूंगा। मिस्टर झो के कार्ड में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो। ओके चेयरमैन। पास खड़ी लियू रुयान ने भी मेरे प्रति अपना शुक्रिया जताया। ये सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। जब मौका आएगा तब शायद तुम मुझे मारना चाहो। और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, 100 मिलियन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके थे। अपना बैंक बैलेंस देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुरंत वहां से मुड़ा और लियू काइलोंग के ऑफिस से बाहर निकल गया। ठीक 1 आवर बाद एक हाई एंड होटल में मैंने चांग शो के सामने 10 मिलियन का डिपॉजिट रख दिया। फिर मैंने उसका वर्क सर्टिफिकेट चेक किया, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में एक एक्सपेरिमेंटर ही था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 डेज का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा और तुम मुझे यही माल डिलीवर कर दे। मैंने उससे ये भी कहा कि वो उन 100 वायरसों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दे। आखिर वायरस कोई मजाक नहीं होते। अगर उन्हें निगलने के बाद बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने से पहले ही मौत हो गई तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। चांग शो मेरी ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो तुरंत राजी हो गया। उसके लिए जब तक पैसा मिल रहा था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कस्टमर उसका क्या करे। चांग शो को अलविदा कहने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इन वायरसों और आने वाले बीमारी म्यूटेशन इवेंट के साथ मैं चाहे कुछ भी हो जाए एक बेहद ताकतवर इंसान बन सकता हूँ। लेकिन मैं इतने से ही सेटिस्फाइड नहीं था। आखिरकार पिछली जिंदगी में लियू रुआन जैसी ताकतवर हस्ती भी मेरे सामने कुछ नहीं थी। मेरे पास 100 से ज्यादा वायरस है, पर दुनिया पर राज करने के लिए ये काफी नहीं है। अब जब मेरा रिबर्थ हो चुका है तो या तो मैं कुछ नहीं करूंगा या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दिखाऊंगा, वरना इतने बड़े मौके को गंवाना एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कुछ न्यूक्लियर वेस्ट वाटर हासिल करने का फैसला किया। वो चीज बेहद जहरीली होती है और शायद उसका कुछ जादुई असर देखने को मिले। 2 डेज पलक झपकते ही बीत गए। पिछले कुछ दिनों में मैंने न सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इकट्ठा किया बल्कि ऑनलाइन काफी पैसे खर्च कर चोरी छिपे मंगाया गया न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी खरीद लिया। अब मुझे बस उन 100 वायरसों के आने का इंतजार था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि चांग शो का कॉल आया। 2 आवर्स बाद चांग शो वादे के मुताबिक उसी होटल में आ गया। उसने बहुत ही सावधानी से अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला। उसने कहा, तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने हमारे रिसर्च बेस के सभी 105 म्यूटेटेड वायरसों को इसमें डाल दिया है और इस यूएसबी में इन सभी 105 वायरसों की पूरी डिटेल्स है। इसे संभाल कर रखना। अगर ये खो गई तो मुझे ये दोबारा कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे बॉक्स में रखी टेस्ट ट्यूब को देखने लगा। मैंने देखा कि उसके अंदर हल्के नीले रंग का लिक्विड था। वो देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन असल में इसकी एक बूंद भी किसी को सीधे आसमान पर पहुंचा सकती थी। चांग शो ने देखा कि मैं काफी देर से बिना कुछ बोले बस उस टेस्ट ट्यूब को घूर रहा हूँ। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने 2 बार खासा, देखो मैं
पहले ही साफ साफ बता दूं, तुमने ही मुझसे इन सभी वायरसों को एक साथ मिलाने के लिए कहा था, इसलिए इसे ले जाने के बाद मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसके अंदर के वायरस ठीक सलामत रहेंगे या नहीं। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सावधानी से उस बॉक्स को फिर से सील कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि हमारी डील पूरी हो चुकी है और मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद चांग शो ने देखा कि टेबल पर रखी वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव अभी भी वहीं पड़ी थी। वो थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन अब जब उसे पैसे मिल चुके थे तो वो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने पैसे उठाए और होटल से चला गया। इस तरह आम दिन बहुत तेजी से बीतने लगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने बचे हुए कई मिलियन युआन को अलग अलग हाई एंड जगहों पर ऐशो आराम में उड़ा दिया। इसके साथ ही मैंने कई बेहद जरूरी वायरस भी इकट्ठे कर लिए थे। इस वक्त मेरी स्टोरेज अलमारी पूरी तरह से भर चुकी थी। मैं अभी सांपों और बिच्छुओं जैसी कुछ और जहरीली चीजें हासिल करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। एक अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज। ठीक 10 मिनट्स पहले देश एच में नदी पर बना एक पुल अचानक ढह गया। इसमें भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि टीवी पर दिख रही पिक्चर्स काफी धुंधली थी, लेकिन धुंधलेपन के बावजूद साफ देखा जा सकता था कि यह देश एच का वही मशहूर ब्रिज था। वो आलीशान और बेहद मजबूत दिखने वाला ब्रिज अब बीच में से टूटकर पूरी तरह अलग हो चुका था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल चीज ने उसे लात मारकर उड़ा दिया हो। इस सीन को देखते ही मैं झटके से होश में आ गया। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का समय सच में करीब आ चुका था। हजारों मीटर लंबा वो पुल ऐसा लग रहा था कि किसी बेहद तेज धार वाले ब्लेड से बीच में से काट दिया गया। यह सब देखकर मैं पूरी तरह से अलर्ट हो गया। यह बीमारी शुरू होने का एक इशारा था। पिछली जिंदगी में नदी पर बने उस ब्रिज को असल में एक एलियन बीस्ट रेड टेल बी स्कॉर्पियन ने काटा था, क्योंकि तब तक बीमारी म्यूटेशन इवेंट का मौका ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ था। जब वो पहली बार आया था तो उसका रेल्म सिर्फ सेकेंड फॉरेस्ट हॉल की सीमा पर ही था। इसी वजह से देश एच की मिलिट्री बाद में उसे मॉडर्न हथियारों से मार गिराने में कामयाब रही। लेकिन इसके बावजूद रेड टेल बी स्कॉर्पियन के आने से देश एच में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। शुरुआत में देश एच की सरकार ने इस खबर को छिपाने की पूरी कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि रेड टेल बी स्कॉर्पियन के प्रेजेंस के बारे में दुनिया को पता चले, लेकिन वो ये भूल गए कि आज के इंटरनेट के दौर में खबरें पलक झपकते ही फैल जाती और उस मॉन्स्टर ने जो तबाही मचाई थी उसे छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सिर्फ 2 डेज के अंदर रेड टेल बी स्कॉर्पियन और देश एच की सेना के बीच हुई जंग के कई फोटोज और वीडियो लीक हो गए और पूरा ब्लू स्टार खौफ के साए में डूब गया। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरा खून खौलने लगा। ऐसा लगता है कि मेरी तैयारियां बेकार नहीं जाएंगी। इस जिंदगी में मैं पिछली लाइफ की पूरी कहानी को पलट दूं और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दिखाऊंगा। 1 वीक बाद एक अजीब सी एनर्जी वेव पूरे ब्लू स्टार पर फैल गई और उसी पल हर किसी के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला था। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जो कह रही थी कि बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला है? इसका मतलब सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जिसने इसे सुना। मुझे लगा कि यह मेरा कोई वहम था। क्या यह कोई प्रैंक है? क्या सच में सभी इंसान इवॉल्व होने वाले हैं? क्या यह सच है? आवाज ने कहा था कि बीमारी जितनी गंभीर होगी इवोल्यूशन का लेवल उतना ही बड़ा होगा। मुझे कल ही लास्ट स्टेज के लंग कैंसर का पता चला है। क्या अब मेरे बचने की कोई उम्मीद है? लास्ट स्टेज के लंग कैंसर से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तुम तो सीधे ऊपर जाने वाले हो। इंटरनेट पर चल रही इन बेतुकी बहसों को देखकर मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तुरंत उन सभी वायरसों को बाहर निकाला जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि सबसे पहले कौन सी बोतल इस्तेमाल करूं कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। क्या तुमने सुना? बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। भगवान सच में बहुत दयालु है। उन्हें पता है कि मेरी यानी चिन सिसी की जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर तुमने उस वक्त मुझे अपनी किडनी देने से मना न किया होता तो मुझे आज ये बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो? अब जब मुझे पता है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जिस दिन बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होगा तुम मेरे घर आना। मुझे देखना है कि तुम कितनी माफी मांगते हो। उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला था। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जिसमें कहा गया कि बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला है? इसका मतलब मैं अकेला नहीं था जिसने ये सुना। मुझे लगा था कि ये मेरा कोई वहम था। क्या ये कोई प्रैंक हो सकता है? सभी इंसान इवॉल्व होने लगे हैं। क्या ये सच है? इसमें कहा गया है कि बीमारी जितनी गंभीर होगी इवोल्यूशन का लेवल उतना ही ऊंचा होगा। मुझे कल ही लास्ट स्टेज के लंग कैंसर का पता चला था। क्या अब भी बचने की कोई उम्मीद है? लास्ट स्टेज के लंग कैंसर में उम्मीद कैसी? तुम तो सीधे ऊपर का टिकट कटाने वाले हो। इंटरनेट पर चल रही इन तमाम बहसों को देखकर मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन सभी वायरसों को बाहर निकाला जो मैंने पहले इकट्ठे किए थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि सबसे पहले कौन सी बोतल उठाऊं। क्या तुमने सुना? बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। भगवान सच में बहुत समझदार है। उन्हें पता है कि मेरी चिन सिसी की लाइफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर तुमने शुरू में मुझे अपनी किडनी देने से मना न किया होता तो मुझे आज ये
शानदार मौका कभी नहीं मिलता। क्या मैं बाहर आकर तुमसे मिल सकती हूँ? मैं अभी भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे पछतावा हो रहा है, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जिस दिन बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होगा उस दिन मेरे घर आ जाना। मुझे तुम्हारा अपॉलॉजी एटीट्यूड देखना है, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। फोन काटने के बाद मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। मेरे चेहरे पर एक ठंडी हंसी थी। जब सही समय आएगा तब चिन सिसी तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत क्या होती है। वो कौन है जिसके सामने 40% ही ठीक हुई है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ताकत बहुत कम हो जाएगी? ये सब उस झोलुओ की वजह से हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, चिंता मत करो। ये झोलुओ सिर्फ एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान है। जब बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होगा तो हमारे पास उससे निपटने के बहुत सारे तरीके होंगे। दूसरी तरफ मैं टेबल पर रखे वायरस को देख रहा था और गहरे विचारों में खोया हुआ था। 1 महीने के बाद वायरस एक अलग ही लेवल पर म्यूटेट हो चुका। ट्यूब के अंदर का वो ब्लू लिक्विड अब पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था और उस ब्लैक लिक्विड के अंदर कुछ अजीब सा तैरता हुआ साफ देखा जा सकता। इन 100 टाइप्स के म्यूटेटेड वायरस के अलावा मैंने कई तरह के छोटे बड़े खतरनाक टॉक्सिक सब्सटेंस भी कलेक्ट किए थे, लेकिन इन सब चीजों को पहले आपस में मिक्स करना होगा, वरना अगर पिछली बार जैसा ही कुछ हुआ तो मुझे डर है कि मैं 2.5 मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाऊं और समय के साथ मेरा खेल खत्म हो जाए। जल्द ही बीमारी म्यूटेशन इवेंट का काउंटडाउन अपने आखिरी मिनट पर पहुंच गया। यह देखकर मैंने तुरंत उस बोतल को उठाया जिसमें 100 टाइप्स के वायरस मिक्स थे। मैंने बोतल का ढक्कन खोला और उसे सीधे अपने मुंह से लगा लिया। जैसे ही वो ब्लैक लिक्विड मेरे शरीर के अंदर गया मेरे गले में एक भयानक जलन होने लगी और तुरंत ही वो जलन मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उस असहनीय दर्द की वजह से मैं बेहोश होने ही वाला था, लेकिन मुझे पता था कि यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट है। अगर मैं बेहोश हो गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने उस भयानक दर्द को बर्दाश्त किया और एक बार फिर उस बोतल को उठाया जिसमें वेस्ट वाटर और दूसरे जहर मिक्स थे। मैं एक ही सांस में उस पूरी बोतल को पी गया। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरा चेहरा सूजकर बिल्कुल लाल हो चुका था। मेरी स्किन पर जगह जगह खून के निशान उभर आए थे। मैं इस वक्त नर्क से आए किसी शैतान जैसा दिख रहा था। इसी तरह एक बेहद मुश्किल मिनट बीतने के बाद आखिरकार बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू हो गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ एक ब्लू एनर्जी ने मेरे पूरे शरीर को कवर कर लिया। वो सभी लोग जो पहले किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे थे वो इस पल पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। यही नहीं, उन्हें अलग अलग लेवल्स पर पावर्स भी मिल चुकी थी। जैसे जिन लोगों को स्किन की बीमारियां थी वो अब आग और पानी से पूरी तरह से सेफ थे और जो लोग बचपन से चल नहीं सकते थे वो मजबूत होने के बाद ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच आसानी से उड़ सकते थे। इस पल मुझे उस भयानक दर्द से आजादी मिल चुकी थी और तभी एक गोल्डन एनर्जी ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरी आंखों के सामने अनगिनत वायरस के नाम फ्लैश होने लगे और हर एक वायरस मुझे एक बेहद पावरफुल टैलेंट दे सकता। मैं इन टैलेंट्स को देखकर हैरान ही था। तभी सिस्टम का बीप साउंड गूंजा। 138 टाइप्स के नेगेटिव स्टेट्स डिटेक्ट किए गए हैं। सभी डिजीज की कंडीशंस पूरी हो चुकी है। बधाई हो, आपको सोल टैलेंट मिला है 9 नीदर केओस बॉडी। ये देखते ही मैंने तुरंत ध्यान लगाना और कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में मैं इनिशियल रेन के फर्स्ट लेवल से सीधे ट्रांसफॉर्मेशन रेन के 6th लेवल पर पहुंच गया। अपने शरीर के अंदर इस भयानक ताकत को महसूस करके मैं बेहद एक्साइटेड था। फिर मैं रूफ टॉप पर आया और अपने सामने फैले इस खूबसूरत शहर को देखने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैं पहली बार अवेकन हुआ था तो मैं सिर्फ इनिशियल रेन के 3rd लेवल पर था, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन रेन के 6th लेवल की ताकत के साथ मुझे लगता है कि पूरे ब्लू स्टार पर कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तभी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी और कुछ ही दूरी पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस सीन को देखकर मुझे अचानक कुछ याद आया। पिछली जिंदगी में ठीक इसी समय जियांगनान सिटी के आसमान में एक सिल्वर आर्मर एक्सियन दिखाई दिया था जो ट्रांसफॉर्मेशन के 1st लेवल पर था। वो सिल्वर आर्मर एक्सियन मुझे अच्छी तरह याद है। पिछली जिंदगी में जब उस सिल्वर आर्मर एक्सियन को मारा गया था तो उसका ड्रैगन हेलबर्ट एक सिल्वर जियाओ स्पीयर में बदल गया था जो बेहद पावरफुल था। वैसे भी मेरे पास अभी कोई वेपन नहीं है तो आज मेरा काम तुमसे ही बनेगा। दूसरी तरफ उस सिल्वर आर्मर एक्सियन के ठीक नीचे वहां भारी तादाद में पुलिस वाले जमा हो चुके थे, लेकिन उनके मॉडर्न वेपन्स उस सिल्वर आर्मर एक्सियन के सामने सिर्फ खुजली करने के बराबर। उनसे उस मॉन्स्टर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ गया जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उनमें से एक पुलिस वाले ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी ऊपर देखो। और हाँ, इस क्रिटिकल मोमेंट पर सही समय पर पहुंचने वाला इंसान मैं ही था। जैसे ही उस सिल्वर आर्मर एक्सियन की नजर मुझ पर पड़ी उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा चमक उठा। उसने तुरंत मेरे ऊपर एक थंडरबॉल को देखकर मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए। मेरा बचने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही वो थंडरबॉल मुझसे टकराया वहां एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ तबाही मचाने वाला थंडर फील्ड बन गया। सिल्वर आर्मर एक्सियन ने इस सीन को देखा और उसकी आंखों में एक जीत की चमक आ गई। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मैं मर चुका हूँ वैसे ही मैं उसके सामने बिना किसी खरोंच के खड़ा हो गया। तुम्हारा ये थंडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखकर
देखकर वो सिल्वर आर्मर एक्सियन पूरी तरह से शॉक में रह गया। अब चुपचाप यही रुको और मेरा नया वेपन बन जाओ। मैंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया और उसकी तरफ एक जोरदार वार किया। अगले ही पल उस सिल्वर आर्मर एक्सियन के साइज का एक बहुत बड़ा पाल्म प्रिंट हवा में बना और पलट झपकते ही वो सीधे जाकर उस सिल्वर आर्मर एक्सियन के शरीर से टकरा गया। उस एक ही वार से वो सिल्वर आर्मर एक्सियन सीधे जमीन पर आ गिरा। उसका विशाल शरीर सीधे स्कूल के प्लेग्राउंड से टकराया, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस सीन को देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इस वक्त गड्ढे में गिरा वो सिल्वर आर्मर एक्सियन फिर से खड़े होकर मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे कोई मौका क्यों देता। मैं सीधे हवा में उड़कर उसके ऊपर गया और उसे ऊपर से ही जकड़ लिया। जैसे ही मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, वो सिल्वर आर्मर एक्सियन एक शानदार स्पीयर में बदल गया। अपना नया वेपन हासिल करने के बाद मैं तुरंत अपने अपार्टमेंट वापस आ गया। अब मुझे जल्द से जल्द इस सिल्वर जियाओ स्पीयर को रिफाइन करना था, क्योंकि बहुत जल्द जियांगनान सिटी में नानशान सीक्रेट रिल्म खुलने वाला था। मुझे याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में इस सीक्रेट रिल्म से अनगिनत खजाने निकले थे और उनमें सबसे कीमती था इननेट ट्रेजर 9 योंग बागुआ प्लेट। जिसने भी पिछली जिंदगी में इस 9 योंग बागुआ प्लेट को हासिल किया था, दुनिया उसे गुआ जिया तियानजुन के नाम से जानती थी। इस ट्रेजर को पाने से पहले वो इनिशियल रिल्म का एक मामूली सा रुकी था, लेकिन इस सबसे पावरफुल डिफेंसिव ट्रेजर को पाने के बाद मेरी ताकत एकदम से आसमान छूने लगी थी। इस 9 यांग बागुआ प्लेट की मदद से मैं अकेले ही 5 फॉरबिडन रियल्म बीस्ट किंग्स के कंबाइंड अटैक को झेलने में कामयाब रहा था। और इस म्यूटेशन इवेंट के शुरू होने के बाद हेवन की मर्जी से कल्टीवेशन के 5 रियल्म्स तय किए गए थे, जो थे इनिशियल रियल्म, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म, डिवाइन रियल्म, सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म और फॉरबिडन रियल्म। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि मैं उस 9 योंग बागुआ प्लेट को हासिल कर सकूं। जैसे ही मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस सिल्वर जियाओ स्पीयर के अंदर भेजा, उसके अंदर बची हुई मॉन्स्टर की बची हुई एनर्जी तुरंत नष्ट हो गई और जल्द ही मैंने सक्सेसफुली उस सिल्वर जियाओ स्पीयर को रिफाइन कर लिया। मैंने उस सिल्वर जियाओ स्पीयर को संभाल कर अपने पास रख लिया, खिड़की से बाहर छलांग लगाई और कुछ ही देर में चिन सिसी के घर पहुंच गया। चिन सिसी ने जब मुझे वहां देखा तो वो हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत करूंगा। उसने तुरंत मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने बस अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और उसके वार को आसानी से ब्लॉक कर दिया। इस बात ने चिन सिसी को शॉक में डाल दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अंदर उसका सामना करने की ताकत हो। चिन सिसी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनिशियल रियल्म और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग हो? इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में कैसे हो सकते? तुम एक अवेकन्ड कैसे हो सकते? मैंने उससे फालतू की बातें नहीं, मैंने सीधे अपने सिल्वर जियाओ स्पीयर को समन किया और एक ही झटके में उसे उसके सीने के पार कर दिया। और इसी के साथ दूसरी तरफ लियू रुयान की बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर भी होली बॉडी ऑफ डिजास्टर को अवेकन कर लिया था। हालांकि अब उसकी ताकत पिछली जिंदगी के मुकाबले 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं बची थी। पर जो भी हो, होली बॉडी ऑफ डिजास्टर आखिर टॉप टैलेंट्स में से एक है। भले ही कल्टीवेशन की स्पीड बहुत कम हो गई थी, पर उसे मरे हुए लोगों को जिंदा करने की एक स्किल मिल गई थी। बस अफसोस इस बात का था कि ये स्किल अधूरी थी। सिर्फ एक बार यूज करने के बाद ये पूरी तरह गायब हो जाएगी। कमीने झोलुओ, अगर उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरी होली बॉडी ऑफ डिजास्टर इतनी कमजोर क्यों होती? क्या तुमने झोलुओ का पता लगाया? हमारे लोग उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां वो पहले रहता था। उसने वो घर बहुत पहले ही मॉर्टगेज कर दिया था। अब वो जियांगनान सिटी में है भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? क्या उसे शुरू से पता था कि बीमारी का दौर आने वाला है? मुझे उसे हर हाल में पकड़ना होगा। मैं उसे इस दुनिया में आने पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा। तभी एक सब ऑर्डिनेट भागता हुआ आया और चिल्लाया, हमें झोलुओ मिल गया है। फिर उसने कंप्यूटर चालू किया और मेरा एक वीडियो प्ले किया। वीडियो में मैंने बस अपना हाथ उठाया और हवा में एक बहुत बड़ा पाम प्रिंट दिखाई देने लगा। वो सीधे उस ड्रैगन्स की बॉडी पर जाकर लगा। वो विशाल ड्रैगन, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था, सिर्फ मेरे एक वार से सीधे जमीन में धंस गया। ये सीन देखकर लियू रुयान शॉक में आ गई। लियू केलोंग भी चिल्ला उठा, ये सच में झोलुओ है? वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इस बंदे को पक्का बहुत पहले से कुछ पता था, वरना एक मामूली इंसान अचानक इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अब हमारा प्लान बदलेगा। हमें उसे खुश रखना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। लियू केलोंग ने कहा। उन्हें एक आइडिया मिल चुका था। जो भी हो, वो अंदर ही अंदर थोड़ा एक्साइटेड था। लियू रुआन को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने तुरंत अपनी जिद छोड़ दी। वो झोलुओ का कांटेक्ट नंबर ढूंढने के लिए तैयार हो गई। मैं खुद उससे मिलने जाऊं। अगले दिन मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरे फोन पे वाइब्रेशन हुआ। मैंने फोन देखा तो पता चला कि ये लियू ग्रुप से कॉल था। मेरा नाम झोलुओ है, बताइए क्या काम है? बहुत बढ़िया, आप सच में मिस्टर झो है। मेरा नाम लियू केलोंग है। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको ढूंढ रहा था। आपने मेरी बेटी का जो इलाज किया, मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ। शुक्र है आप मिल गए। मिस्टर लियू, आप मेरा एहसान कैसे चुकाना चाहते हैं? झोलुओ जी, हमारे लियू ग्रुप पर आपका इतना बड़ा एहसान है कि मैं फोन पर इसे बयान नहीं कर सकता। मिस्टर झो, क्यों ना आप मुझे अपना एड्रेस बता दें।
मैं खुद अपनी बेटी को लेकर आपसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू केलोंग खुद मेरे पास आएगा। फिर मैंने उसे अपने अपार्टमेंट का एड्रेस भेज दिया। जब तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आना चाहते हो तो मैं भला क्यों मना करूं? मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। जो लुओ अभी भी हमारे लियू ग्रुप के साथ अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोच रहा है। चलो बेटी, हम दोनों मिलकर झो लुओ से मिलने चलते। बस याद रखना, उसके सामने अपनी नफरत को बिल्कुल मत दिखाना। जब तक हमें सब्र रखना होगा, बदला हम बाद में लेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। मैं झो लुओ को शक का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छे, अब देर नहीं करनी चाहिए। हम तुरंत निकल पड़े और जल्द ही लियू केलोंग और उसकी बेटी मेरे भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गए। मिस्टर झो, मैं लियू केलोंग हूँ। मैं अपनी बेटी लियू रुआन के साथ आपसे मिलने आया हूँ। मिस्टर झो, आपने दरवाजा खोल दिया। चेयरमैन लियू, लगता है आपने सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में मुझे उस सिल्वर आर्मर्ड ब्लैक बर्ड को मारते हुए देख लिया है, इसलिए यहाँ आए हैं। मिस्टर झो, आपके उस ड्रैगन को मारने का वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। आप सच में एक कमाल के हीरो है। मिस्टर झो, आपने रुयान की जान बचाई है। इन दिनों रुयान बस यही सोच रही थी कि आपका एहसान कैसे चुकाया जाए, लेकिन रुयान को लाख कोशिशों के बाद भी कोई रास्ता नहीं सूझा। इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद आपसे आकर पूछेगी। आपको क्या लगता है रुयान को आपका एहसान कैसे चुकाना चाहिए? रुयान आपको खुश करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। जैसे कि उम्मीद थी, डेमन एम्परर यान से यही उम्मीद की जा सकती थी। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर मैं एक रीबॉर्न प्लेयर नहीं होता तो क्या मैं सच में लियू रुआन के इस मासूम चेहरे के झांसे में आ जाता? वैसे जहां तक एहसान चुकाने की बात है, मुझे सच में तुमसे एक मदद चाहिए। रुआन इसे जरूर पूरा करेगी। चूंकि तुम इतनी सिंसियर हो तो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। और तभी मैंने अपने सिल्वर जियाओ स्पीयर को समन किया। लियू रुआन की हैरान आंखों के सामने मैंने एक ही झटके में उन दोनों को खत्म कर दिया। लियू रुआन, पिछली जिंदगी में तुम दोनों बाप बेटी ने अनगिनत मासूमों की जान ली थी। आज मैंने लोगों को इस मुसीबत से बचा लिया। लियू फैमिली का सफाया करने के बाद मैं अपार्टमेंट से निकलने के लिए तैयार था। बीमारी का यह दौर अभी बस शुरू ही हुआ था। बहुत से लोग अब भी इसे समझने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इस बीच जल्द से जल्द अपनी ताकत को और बढ़ाना था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मरी हुई लियू रुआन की बॉडी से अचानक एक ब्लैक लाइट चमकने लगी। कुछ ही पलों में उसके सारे जख्म ठीक हो गए। लियू रुआन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी नजर सबसे पहले लियू केलोंग पर पड़ी, जो वहां बेजान पड़ा हुआ था। ये देखकर लियू रुआन बिल्कुल शॉक में आ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा अंजाम होगा। मैं लियू रुआन तुम्हें इस दुनिया से मिटाकर रहूंगी। एक हफ्ते बाद मेरी लगातार कोशिशों की वजह से मेरा रेल आखिरकार 6th लेवल ऑफ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन से 7th लेवल पर पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद मुझे लग रहा था कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत धीमी है। भले ही मेरी 9 नीदर कैओस बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की स्पीड बहुत खतरनाक थी, पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में मदद के लिए एक अच्छे ब्रीदिंग मेथड की जरूरत थी। मैं जैसे ही बाहर टहलने के लिए निकलने वाला था, अचानक आसमान के बादलों में एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी और उस दरार से सुनहरी रोशनी की अनगिनत किरणें बाहर आने लगी। वो सुनहरी रोशनी सीधे जियांगनान सिटी के कीनान माउंटेन पर पड़ रही थी। ये देखते ही मेरा दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। क्या कोई सीक्रेट रेल्म खुलने वाला है? मैंने तुरंत अपने फोन पर हालिया खबरें चेक की। जब मैंने देखा कि चीजें मेरी पिछली जिंदगी से ज्यादा अलग नहीं है, तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि मेरे रीबर्थ से इस दुनिया का पैटर्न नहीं बदला है। मेरी पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक आज भी डाक्सिया में 5 बड़ी ताकतें एक्टिव थी। पहली, बैली ग्रुप, जिसका लीडर ब्लैक फेदर किंग था। दूसरी, आओदाओ स्टोरी फैमिली, जिसकी लीडर वुजांग इमोर्टल फिजिक वाली गु कियान हुआ थी। तीसरी, स्कल एंड बोन्स सोसाइटी, जिसके लीडर स्केलेटन मास्टर यांग तियानिंग थे। और चौथी, ऑफिशियल तौर पर बनी डॉक्सिया अलायंस। बस एक ही फर्क था कि इस बार यहाँ लियू ग्रुप नहीं था, बल्कि उसकी जगह जियांगनान शानजुआंग मौजूद था, जिसे पिछली जिंदगी में लियू ग्रुप ने अपने अंदर मिला लिया था। लेकिन अगर अभी की बात करें तो मेरी ताकत डॉक्सिया में सबसे बेहतरीन थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैं पूरे ब्लू स्टार पर सबसे ताकतवर था। फिर मैं कीनान माउंटेन की तलहटी में पहुंच गया, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पहले से ही इतने सारे लोग जमा होंगे। मैं अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी लोगों का एक बड़ा ग्रुप शान से वहां आता दिखाई दिया। उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि बैली ग्रुप की लू यूएर थी। देखो, वो शायद ब्लैक फेदर किंग की बहन लू यूएर है ना? हाँ, वही है। मैंने सुना है कि ब्लैक फेदर किंग की ये अजीब बीमारी उनके खानदान में ही है। भले ही उसकी बहन की बीमारी ब्लैक फेदर किंग से थोड़ी कम है, पर फिर भी उसके पास उसकी 60% ताकत है। पिछली जिंदगी में कीनान माउंटेन के सीक्रेट रेल में बैली ग्रुप का कोई नामो निशान
नहीं, पर लगता है लियो ग्रुप के खत्म होने की वजह से इस दुनिया की बीमारी ने टाइमलाइन में कुछ बदलाव कर दिए हैं। और तभी मैंने अचानक देखा कि मेरे आसपास के सभी लोग पीछे हटने लगे। असल में बेली ग्रुप का कोई बंदा सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उनके एक सबऑर्डिनेट ने मुझे रास्ता रोकते हुए देखा, तो वो मुझे वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लू यूएर ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये देखकर आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। ये लड़का क्या कर रहा? सामने से बेली ग्रुप वाले आ रहे हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने खड़े रहने? बेली ग्रुप का रास्ता रोकने की जरूरत? ये लड़का तो गया काम से। आखिर ये किस फोर्सेस है? वो तो बस एक लोनार है। इस लड़के का ओरिजिन क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना छोटा बच्चा होगा। मैंने बेली ग्रुप से पंगा लिया था, अब तो ये लड़का गया काम से, लेकिन लू यूएर ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उसने बस अपना हाथ हिलाया, वो दूसरी तरफ चली गई। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। लू यूएर ने सच में मुझे इतनी आसानी से जाने दिया। लेकिन तभी जब मैं वहां से निकलने वाला था, अचानक आसमान से एक फिगर उड़ता हुआ आया। वो एक स्विश के साथ लू यूएर के पास लैंड हुआ। ये रुआन यानफेंग था, जियांगान शानजुआंग का थर्ड यंग मास्टर। जियांगनान शानजुआंग से भी लोग आ रहे हैं। सिस्टर यूएर, आज आप यहाँ अकेली क्यों हैं? आपके भाई कहाँ हैं? मेरे भाई को कुछ दूसरे जरूरी काम देखने हैं, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ आई हूँ। चलो अच्छा है, मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ सिर्फ चेक करने के लिए भेजा। चिनान माउंटेन के क्या हालात है? अब हम दोनों हाथ मिला सकते हैं। सिस्टर यूएर, मैंने अभी अभी जो भी हुआ सब देखा। अगर इस लड़के की हिम्मत हुई आपका रास्ता रोकने की, तो क्यों न मैं इसे एक सबक सिखाऊं। मेरे भाई ने मुझे आने से पहले वार्न किया था, फालतू के पंगों से दूर रहना ही बेहतर है। इस मामले को यहीं छोड़ दो, आप फिक्र मत करो। सिस्टर यूएर, मैंने कल ही इनिशियल रेलम के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। हालांकि मेरी ताकत आपके भाई जितनी नहीं है, लेकिन इस छोटे लड़के को सबक सिखाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगा था मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन आखिर में ये मुसीबत आ ही गई। जब जियांगनान शानजुआंग का यंग मास्टर रुआन खुद मौत को दावत दे रहा, तो मुझे उसे रास्ते से हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पीछे जाऊं और जियांगनान शानजुआंग को तबाह कर दूं, तो क्या ये इवेंट लाइन पिछली लाइफ से मैच नहीं करेगी? मैं भी क्या जीनियस हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी घुटनों पर बैठो और सिस्टर यूएर से माफी मांगो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मुझे तुम्हें अभी सीधे ऊपर भेजने में कोई परवाह नहीं है। अब आएगा असली मजा। अभी कुछ देर पहले ये बिना हिले बेली ग्रुप का रास्ता रोक रहा था, अब पता चलेगा अगर ये घुटनों पर नहीं बैठा तो अपनी मौत का इंतजार करे। देखते हैं अब ये कैसे शो ऑफ करता है। रुआन यानफेंग ने आसपास के लोगों की बातें सुनी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यही इम्पैक्ट चाहिए था। अब जब बीमारी म्यूटेशन इवेंट का मौका आ चुका था, तो जियांगनान सिटी की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते जियांगनान शानजुआंग को अपना दबदबा बनाना ही था, लेकिन उसे शो ऑफ करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। मैंने तुरंत अपनी बटालियन गन समन की और हवा में ही उसे चीरते हुए वार कर दिया। ये देखकर वहां खड़े लोग बिल्कुल शॉक में आ गए। साइड में खड़ी लू यूएर तो और भी ज्यादा हैरान थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ताकतवर हूँगा। मैं लगभग 7th लेवल के करीब था और वो तो ये भी नहीं देख पाई कि मैंने कब और कैसे अटैक किया। आखिर ये बंदा कौन है? इन फालतू की मक्खियों से पीछा छूटने के बाद मैं एक शांत कोने में गया और अकेला बैठ गया। इसी बीच लू यूएर अचानक मेरी तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आई हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने जो भी बर्ताव किया वो गलत था। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। ये लड़की इतनी सिंपल नहीं है। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, तुम यहाँ से जाओ। लू यूएर वहाँ से चली जाती है। पहली ग्रुप की छोटी प्रिंसेस खुद उससे माफी मांगने आई। वो सच में बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थी। अगर तुम भी उसकी तरह बिजी होते तो तुम भी ऐसा ही करते। तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, वो खुद या लू यूएर का भाई ब्लैक फेदर किंग। जाहिर है वो ब्लैक फेदर किंग ही होगा। ब्लैक फेदर किंग को आज ग्रेट शिया के 5 सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता। भले ही इस लड़के का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो सच में इतना ताकतवर होता तो क्या वो अब तक फेमस नहीं हो चुका होता? मैंने उनके कंफ्यूजन को इग्नोर किया और साइड में खड़े वू किंग की तरफ देखा। वो साफ तौर पर अभी सिर्फ 2nd लेवल की ताकत पर पहुंचा है। तो फिर पिछली लाइफ में उसने 9 यांग बागुआ प्लेट कैसे हासिल की थी? क्या उसके पास कोई हिडन स्पेशल टैलेंट है? मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी चिनान माउंटेन से एक तेज चमकती हुई गोल्डन लाइट निकली और अगले ही पल चिनान माउंटेन बीच से 2 हिस्सों में बट गया। वहां एक बड़ा सा क्रैक बन गया जो किसी हेवनली गेट जैसा लग रहा था। ये नजारा देखते ही सब लोग उस क्रैक की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी उस क्रैक के अंदर से एक उड़ती हुई परछाई बाहर आई। जब वो पास आई तब सबको समझ आया वो एक बहुत बड़ा ब्लैक पाइथन था। उसने सबसे आगे भागने वाले बंदे को एक ही बार में निगल लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर सब लोग पीछे हटने लगे। तभी एक कद्दावर आदमी चिल्लाया, ये तो सिर्फ एक सांप है, इससे क्या डरना। उसने अपना वेपन उठाया और आगे बढ़ गया। उसने देखकर बाकी लोग भी उसके साथ हो लिए, लेकिन वो उस जायंट पाइथन के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही देर में उस पाइथन ने सबको बुरी
की रफ्तार से बाहर निकले। वो सीधे उस जायंट पाइथन की तरफ बढ़े। भले ही इन फेदर्स ने पाइथन के डिफेंस को तोड़ दिया था, लेकिन इसने पाइथन को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। तभी उस जायंट पाइथन ने अपना सिर उठाया और सीधे लू यूएर के पंखों को चबा लिया। लू यूएर ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सीधे आसमान से नीचे आ गिरी। वो जमीन पर बहुत जोर से गिरी। वो काफी जख्मी हो चुकी थी और उसमें लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। जैसे ही वो पाइथन उसे निगलने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक ताकतवर आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी के लगातार हमलों की वजह से जायंट पाइथन पीछे हटने लगा। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि चाइना अलायंस का चू हान्यून था। लेकिन इसके बावजूद वो भी उस जायंट पाइथन का मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसके पास हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करके सपोर्ट बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये पाइथन बहुत ज्यादा ताकतवर है। सपोर्ट आने में अभी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट, अगर मैं 3 मिनट भी टिक पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। जब मुझे लगा कि ये लोग इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, तो मैंने अपनी बटालियन गन निकाली। मैं सीधे उस जायंट पाइथन के ऊपर कूद गया और फिर मैंने पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया। मेरी बटालियन गन ने पल भर में उस जायंट पाइथन के सिर को ऊपर से नीचे तक चीर दिया और वो खतरनाक मॉन्स्टर एक ही झटके में ढेर हो गया। चू हान्यून ये नजारा देखकर पूरी तरह शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पाइथन का वो बाल भी बाका नहीं कर पा रहा, उसे मैंने सिर्फ एक ही शॉट में मार गिराया। तभी उसे याद आया, कुछ समय पहले जियांगनान सिटी के आसमान में ईगल आर्मर्ड ब्लैकबर्ड का खात्मा भी मैंने ही किया। अब जब खतरा टल चुका था तो बाकी सब लोग पागलों की तरह उस गोल्डन क्रैक की तरफ दौड़ पड़े। सीक्रेट रेल के अंदर कदम रखते ही उन्हें वहां एक घना जंगल दिखाया और उस जंगल के ठीक बीच में एक पुरानी सी दिखने वाली टावर जैसी बिल्डिंग खड़ी थी। क्या ये वही फ्लोटिंग पगोडा है जिसके बारे में पिछली लाइफ की न्यूज में बताया गया था? टावर के अंदर जाने पर सिर्फ एक स्पाइरल सीढ़ी थी जो सीधे टॉप पर जाती थी। ये दिखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने उस पर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ आप जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जरा सी चूक और आप सीधे नीचे गिर जाओगे। मैं तुरंत टावर पर नहीं चढ़ा, बल्कि मैं एक तरफ छिप गया और चुपके से वूक यान पर नजर रखने लगा। आखिरकार इस बार मेरा मेन गोल 9 यांग बागुआ प्लेट हासिल करना था और मेरी ताकत के हिसाब से इस पगोडा पर चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि वूक यान ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो काफी आसानी से चढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो 19th फ्लोर पर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर पर भारी बोझ रख दिया गया। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। हार मानकर उसने आखिरकार पीछे हटने का फैसला किया। हॉल में वापस आने के बाद वो कियान दूसरी तरफ के दरवाजे की ओर जाने लगा। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। इसका मतलब वो बागुआ प्लेट इस पगोडा के अंदर नहीं थी। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। पगोडा से बाहर निकलने के बाद वो कियान अपनी गट फीलिंग के हिसाब से एक तरफ बढ़ा और सीधे घने जंगल में चला गया। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक अजीब से मॉन्स्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर था और दिखने में बिल्कुल एक टाइगर जैसा था, लेकिन उसके माथे के बीच में एक लंबा सा सींग था। इस सीन को देखकर वो कियान शॉक में रह जाता है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो अजीब मॉन्स्टर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो लगातार उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब पहुंचने वाला होता है, वो कियान अचानक चकमा देता है और एक छोटे से गैप के अंदर घुस जाता है। पीछे आ रहा मॉन्स्टर साइज में काफी बड़ा था। वो उस दरार पर 2-3 बार हमला करता है और फिर हार मानकर वहां से चला जाता। खतरा टल चुका था ये देखकर वो कियान गुफा की गहराई की तरफ बढ़ने लगता है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। एंट्रेंस से आ रही सूरज की कुछ किरणों के अलावा वहां रोशनी का कोई और सोर्स नहीं था। ध्यान से छानबीन करने के बाद उसे जल्द ही अंदर एक ट्रेजर मिलता है। गुफा की सबसे आखिरी दीवार के पास आधा मीटर ऊंचा एक स्टोन प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बागुआ प्लेट रखी हुई थी। ये देखकर वो कियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक एक हाथ आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। सॉरी, ये बागुआ प्लेट अब हमारी है। मैं आगे बढ़ता हूँ और उस बागुआ प्लेट को अपने हाथ में ले लेता हूँ। जैसे ही मैं उस बागुआ प्लेट को टच करता हूँ, धूल से ढकी वो प्लेट अचानक एक सुनहरी रोशनी से चमक उठती है। करीब 2.5 मिनट्स के बाद वो बागुआ प्लेट मुझे अपने ओनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मैं उसे ध्यान से देखने लगता हूँ। मुझे फील हो रहा था कि मेरा और उस बागुआ प्लेट का कोई गहरा कनेक्शन है, एक अजीब सा कनेक्शन। और तभी मैं उस बागुआ प्लेट को अपनी बॉडी के अंदर समाने देता हूँ। अब जब मुझे 9 यांग बागुआ प्लेट मिल चुकी थी, तो अब टाइम था उस फ्लोटिंग पगोडा को ट्राई करने का। लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर पैर रखता हूँ, वही टाइगर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर मेरी तरफ झपट पड़ता है। ये देखकर मैं तुरंत अपनी 9 यांग बागुआ प्लेट को रिलीज करता हूँ ताकि देख सकूं कि इस मैजिक वेपन में कितना दम। तभी बागुआ प्लेट पर अचानक 8 कैरेक्टर्स चमकने लगते हैं, जैसे फ्रंट अपोजिशन और बाकी सब। ये 8 कैरेक्टर्स मिलकर एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं जो मुझे सेंटर में पूरी तरह से सेफ रखती है। वो टाइगर जैसा मॉन्स्टर चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो इस प्रोटेक्टिव शील्ड को नहीं तोड़ पाता। ये देखकर मैं तुरंत अपनी सिल्वर जियाओ स्पीयर को समन करता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ और सिर्फ एक शॉट में उसका काम तमाम कर देता हूँ। इस मॉन्स्टर की ताकत काफी कम थी। ये मेरी 9 यांग बागुआ प्लेट की असली पावर को बाहर नहीं ला पाया। उसे
उसे खत्म करने के बाद मैं फ्लोटिंग पगोडा की तरफ बढ़ने लगता हूँ। आखिर सीक्रेट रेलम का टाइम खत्म होने वाला और मुझे जल्द से जल्द टॉवर के टॉप पर पहुंचना था। फिर मैं तेजी से फ्लोटिंग पगोडा की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता हूँ। क्या ये बंदा सच में इंसान है? ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल है। फ्लोटिंग पगोडा का टॉप दरअसल एक सीक्रेट रूम था और उस सीक्रेट रूम के बीचों बीच एक स्टोन पिलर खड़ा था। उस स्टोन पिलर के बीच में बने खांचे को देखकर मैं हैरान रह जाता। आखिर इसका शेप बिल्कुल मेरी बागुआ प्लेट जैसा क्यों है? क्या ये बागुआ प्लेट इस फॉर्मेशन की चाबी है? ये सोचते ही मैं तुरंत बागुआ प्लेट को उसमें फिट कर देता हूँ। जैसे ही बागुआ प्लेट और वो पिलर एक दूसरे से जुड़ते हैं, मेरे पैरों के नीचे बना रहस्यमयी फॉर्मेशन अचानक एक्टिवेट हो जाता है। पूरा सीक्रेट रूम एक अजीब सी धुंधली रोशनी से भर जाता है। उस फॉर्मेशन से धीरे धीरे एक एनर्जी बॉल बनने लगती है जो किसी सूरज की तरह चमक रही थी और आखिर में वो पिलर के टॉप पर रखी बागुआ प्लेट के अंदर समा जाती। बागुआ प्लेट के उस चमकते सूरज को एब्जॉर्ब करते ही उसकी सरफेस पर एक लाल रंग का हेलो घूमने लगता है। वो दिखने में वाकई कमाल का लग रहा था। इसके बाद जैसे ही मैं उस बागुआ प्लेट को टच करता हूँ, वो रिकास्ट की हुई 9 यांग बागुआ प्लेट वापस मेरी बॉडी में समा जाती है और मुझे तुरंत उसकी नई एबिलिटी का पता चलता है। अब मैं किसी भी अटैक को वापस दुश्मन पर रिफ्लेक्ट कर सकता था। फ्लोटिंग पगोडा पर चढ़ने के बाद मैंने सोचा कि सीक्रेट रेल्म के बंद होने से पहले एक बार फिर से यहाँ की छानबीन की जाए, लेकिन काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद भी मुझे कोई काम की चीज नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद अब इस सीक्रेट रेल्म में कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं बची है। मैंने टाइम देखा, सीक्रेट रेल्म के बंद होने में अब 20 मिनट से भी कम का टाइम बचा था, इसलिए मैं बस एक कोने में बैठकर वेट करने लगा। कुछ ही देर में आसमान में अचानक एक सफेद रोशनी चमकती है और आसपास का पूरा माहौल डिस्टॉर्ट होने लगता है और अगले ही सेकंड सीक्रेट रेल्म के सभी प्लेयर्स को वापस बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसी के साथ सीक्रेट रेल्म का यह सफर खत्म हो जाता है। किनान माउंटेन की तरफ जो लुओ, उसने हमारे सभी लोगों को मार डाला, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। विला मास्टर रुआन, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जियांगनान शानजुआंग में एक बहुत ही ताकतवर इंसान छिपा हुआ है। अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो मिस्टर गुई इतनी आसानी से नहीं मरते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यानफिंग।